ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पांच राज्यों में जारी है विधानसभा चुनाव की काउंटिंग। तमिलनाडु, बंगाल, पुडुचेरी, असम और केरलम के आएंगे नतीजे। दांव पर दिग्गजों की किस्मत। कई राज्यों के उपचुनाव के आ जाएंगे नतीजे। गुजरात की उमरेड, कर्नाटक की बागलकोट और दावनगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी, नागालैंड की कोरीडांग और त्रिपुरा की धर्मनगर सीट पर आज होगी मतगणना। काउंटिंग के पहले बंगाल के भवानीपुर में मतगणना केंद्र पर मचा बवाल। टीएमसी और बीजेपी के काउंटिंग एजेंटों के बीच हुई बहस। काउंटिंग से पहले बंगाल से ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, सीसीटीवी कैमरे बंद करने के लिए जानबूझकर बिजली कटवा रही बीजेपी। टीएमसी नेता शशि पांचा का बड़ा बयान। कहा, हम काउंटिंग का रिकॉर्ड रखने के लिए साथ लाए थे कागज, बिना पूछे नीचे फेंक दिया। कथित शराब नीति घोटाले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और सिसोदिया को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर कोर्ट करेगा विचार। बिहार के भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का 133 नंबर पिलर हुआ ध्वस्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। कहा, टूट रहे वो पुल जिनका काम है जोड़ना। लखनऊ में आज होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। दोपहर 3:30 बजे से होगी बैठक की शुरुआत। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। यूपी के अंबेडकर नगर में भीषण हादसा। 2 बाइकों की टक्कर के बाद मदद करने पहुंचे लोगों को कार ने कुचला। हादसे में गई 8 लोगों की जान। दिल्ली एनसीआर में लोगों को मिली गर्मी से राहत। कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। अगले 2-3 दिन तक मौसम ठंडा रहने का अनुमान। हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का किया ऐलान। कहा, इसके जरिए कई देशों से मांगी गई है मदद। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को ईरान की 2 टूक। कहा, हॉर्मुज में नहीं चलेगी अमेरिका की दादागिरी। हॉर्मुज में अमेरिकी हस्तक्षेप को माना जाएगा संघर्ष विराम का उल्लंघन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को बताया सकारात्मक। कहा, निकल सकते हैं अच्छे नतीजे। बातचीत जारी। ईरान की चेतावनी के बाद फारस की खाड़ी से हटने लगे जहाज। यूएई के पास एंकरेज खाली। तनाव बढ़ा। ईरान ने तुरंत खाड़ी छोड़ने का जारी किया था फरमान। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल सरकार का बड़ा बयान। पीएम बालेन शाह बोली, लिपू लेक में मानसरोवर ना जाए भारतीय यात्री, ये हमारा इलाका। भारत ने दिया करारा जवाब। कहा, बेबुनियादी है ये दावे। नेपाल की बालेन सरकार ने कस्टम नियमों में दी छूट। कपड़े, घरेलू सामान, दवाइयां, मोबाइल, लैपटॉप के साथ साथ कई सामानों पर शुल्क नहीं। बॉर्डर इलाके में विरोध के बीच लिया फैसला। ऊर्जा संकट के बीच राहत भरी खबर। भारत के एलपीजी टैंकर सर्वशक्ति ने सुरक्षित हॉर्मुज के पार। 13 मई तक पहुंचेगा भारत। दिल्ली में बनेंगे मेट्रो के नए 7 रूट। 48,000 करोड़ पास। 97 किलोमीटर लंबी पटरियां बिछेंगी और 65 नए स्टेशन बनाने की तैयारी में डीएमआरसी। 2029 तक 4 अहम कॉरिडोर पूरे करने का है लक्ष्य। मजदूरों को समय पर भुगतान के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम। मनरेगा के लिए 17,744 करोड़ रुपए किए जारी। महंगा नहीं होगा पेट्रोल डीजल। एक बार फिर उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में तेल उत्पादक देशों का समूह ओपेक प्लस। जून में करीब 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने पर बन सकती है सहमति। आज दिनांक 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। ये वो वीर हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा के लिए आग से लड़ जाते हैं जब हर कोई डरकर पीछे हटता है। तब ये आगे बढ़ते हैं। धुएं और आग के बीच किसी की जिंदगी बचाना इनका रोज का काम है। कोई डर ना कोई स्वार्थ, बस सेवा और साहस। ऐसे निडर वीर जवानों को हम दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे का है खतरा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा।
मणिपुर में मई 2023 से जारी हिंसा के बाद फरवरी 2025 में एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बाद में 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनी। लेकिन अभी भी राज्य में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसे लेकर सरकार की प्रशासनिक अक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मणिपुर सरकार पिछले 3 सालों में कोई समाधान निकालने में असमर्थ रही है। समुदायों का विभाजन हुआ है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए। Peoples have suffered a lot and there is no any improvement so far. We don't see any concrete roads maps for bringing back the normalcy in this. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने और मणिपुर को भौगोलिक और सामाजिक रूप से विभाजित करने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया, 3 मई 2023, 3 मई 2026, मणिपुर 3 साल से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। सवाल वही है, मणिपुर में शांति कब लौटेगी? जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर हिंसा में 2 प्रमुख समुदायों, बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी जनजातियों के बीच भूमि आरक्षण और जातीय वर्चस्व को लेकर हिंसा भड़की हुई है। 3 मई 2023 को शुरू हुई इस हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। अब ये हिंसा कब जाकर थमती है, ये देखना होगा। आप सभी को विश्व प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व प्रेस दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ है। पत्रकार समाज की आवाज बनकर सच्चाई को सामने लाते हैं और जनता तक सही जानकारी पहुंचाते हैं। प्रेस की आजादी केवल पत्रकारों का अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। आइए विश्व प्रेस दिवस पर हम सत्य, निष्पक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करें। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु पर 3 मई की रात एक बड़ा हादसा हो गया। करीब 1:10 पर पुल का एक पिलर ध्वस्त हुआ और उस पर टिका स्लैब पूरी तरह गंगा नदी में समा गया, जिसे लेकर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आवाजाही रोक दी थी, जिससे स्लैब गिरने के दौरान कोई वाहन उसकी चपेट में नहीं आए और बड़ा नुकसान टल गया। लेकिन अब इस हादसे को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया, देर रात भागलपुर में गंगा नदी पर बना 4.7 किलोमीटर लंबा विक्रमशिला सेतु का पाया नंबर 133 ध्वस्त हो गया और एक स्लैब गंगा में गिर गया। लंबे समय से तमाम शिकायतों के बावजूद हो रही लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ गया एक और पुल। स्थानीय लोग लंबी समय से कमजोर पाया को लेकर किसी दुर्घटना की आशंका जता रहे थे, पर सरकार और प्रशासन की नींद अब दुर्घटना के बाद खुली है। सरकार का ध्यान सेतु की ठोस तकनीकी मरम्मत पर नहीं, बल्कि सिर्फ बाहरी रंगाई पुताई पर रहा। कनपन भी कहीं अधिक बढ़ चुका था, पर हर शिकायत को अनसुना कर दिया गया। तो वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि टूट रहे हैं वो पुल जिनका काम है जोड़ना। विपक्ष के इस हमले से सरकार सख्ते में आ गई है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के तंज पर सरकार की तरफ से क्या कुछ सफाई आती है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर अनंत ने एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए। गौवेष्टि यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत बेहद आक्रामक लहजे में की। उन्होंने दावा किया कि इस यात्रा को रोकने के लिए उन्हें धमकियां दी गई। उन्होंने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे मरवा दे। अगर किसी पार्टी ने ऐसी कोशिश की तो वो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। शंकराचार्य ने गाय की रक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले में कमजोर साबित हो रहे हैं। हिंदू हितों की बात करने वाली सरकार गायों की सुरक्षा के लिए ठोस नीतियां लागू करने में विफल रही है। सरकार वास्तव में हिंदू हितों की रक्षक है तो गौ माता की दुर्दशा क्यों हो रही है? वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू राष्ट्र की बात महज दिखावा है। दरअसल उनकी इस यात्रा का मकसद देश भर में गाय को राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलाना और जन जागरण करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंदू भावनाओं की अनदेखी करने वालों को सत्ता गंवानी पड़ेगी।
शंकराचार्य के इस कड़े रुख ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और यूपी सरकार इस तीखे हमले पर कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं। नेपाल और भारत के बीच एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर विवाद छिड़ गया है। नेपाल ने एक कूटनीतिक पत्र जारी करते हुए लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी पर अपना दावा ठोका है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही उसके दावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद से दोनों देश आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि भारत इन तीनों ही क्षेत्रों को अपना बताता है। दरअसल 4 जुलाई से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है और ये यात्रा लिपुलेख दर्रे के रास्ते तिब्बत में प्रवेश करती है, जिसे लेकर नेपाल ने भारत के साथ ही चीन को भी कूटनीतिक संदेश भेजा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा चलाने की योजना पर हमें सख्त आपत्ति है। ये हमारी जमीन है और बिना हमारी मर्जी के यहाँ कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। हम पहले भी कई बार भारत सरकार से कह चुके हैं कि इस इलाके में सड़क बनाना, व्यापार करना या तीर्थ यात्रा जैसी कोई भी चीज ना की जाए, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो अब हमने औपचारिक विरोध दर्ज करा दिया है। ये फैसला किसी एक नेता का नहीं है, बल्कि नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने के बाद ही ये प्रोटेस्ट नोट भेजा गया है। नेपाल ने 1816 की सुगौली संधि का हवाला देते हुए ये रुख अपनाया है। नेपाल सरकार का दावा है कि इस संधि के हिसाब से महाकाली नदी के पूर्व में पड़ने वाला लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का पूरा इलाका नेपाल का हिस्सा है। हालांकि भारत सरकार पहले से ही नेपाल के इस दावे को खारिज करती रही है और इस नोटिस पर भी भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा, लिपुलेख पास के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा कोई नई बात नहीं है, बल्कि 1954 से ही तीर्थ यात्री इसी पुराने रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यानी दशकों से चली आ रही इस परंपरा को नया विवाद बताना गलत है। अपनी मर्जी से सीमा को बढ़ा चढ़ाकर बताना पूरी तरह से गलत और निराधार है। हालांकि हम नेपाल के साथ हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं और डिप्लोमेसी के जरिए सीमा विवाद सुलझाने के पक्ष में हैं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य से कोई समझौता नहीं होगा। मौजूदा हालात में दोनों देशों में इन तीनों क्षेत्रों को लेकर विवाद फिर गर्मा गया है। अब देखना ये होगा कि भारत के जवाब पर नेपाल सरकार क्या रुख अपनाती है।